नमस्कार साथियों, मैया पाठशाला परिवार पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का अपना जो सेशन है वो है इकोनॉमी की मैराथन क्लास, जिसमें आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस आएंगे और कुछ इस साल से आर्थिक समीक्षा से और बजट से संबंधित क्वेश्चन भी जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उनको शामिल किया गया है। अच्छे से क्लास को अटेंड करना पूरे, ताकि एग्जाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम आप उसका बेनिफिट्स ले सके। पहला प्रश्न है बाजार कीमतों पर। जीडीपी का जो कैलकुलेशन किया जाता है वो दो तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है, एक फैक्टर कॉस्ट पे और एक मार्केट प्राइस पे। दो तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो उसका। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो दो तरीके से आप मार्केट में इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। किस किस के आधार पे? एक तो बाजार कीमत पे, बाजार कीमतों पर, जिसको अपन बोलते हैं प्रचलित कीमत या मार्केट प्राइस। और दूसरा होता है आपका साधन लागत या फैक्टर कॉस्ट। साधन लागत या फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत या फैक्टर कॉस्ट। और ये हो गया आपका मार्केट प्राइस या बाजार कीमत या करंट प्राइस। अब बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद मींस कि जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो सकल राष्ट्रीय आय में क्या शामिल नहीं होता है निम्न में से? अब आप कभी भी फैक्टर कॉस्ट से अब आ रही है आवाज? अभी आ रही है आवाज प्रॉपर? अभी आवाज प्रॉपर आ रही है? अभी भी आवाज नहीं आ रही? ओके, थैंक यू। तो बाजार कीमत पर जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अपन गणना करते हैं तो उसमें
आपके अप्रत्यक्ष कर को अपन ऐड करते हैं, अनुदान को माइनस करते हैं, मूल्य ह्रास उसमें ऑलरेडी सकल है उसमें जुड़ा हुआ है, तो आपके अनुदान है वो राष्ट्रीय आय में, सकल राष्ट्रीय आय में बाजार कीमत पर शामिल नहीं होता है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, किस पे? फैक्टर कॉस्ट या साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध मींस कि एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, हुआ बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में निम्न राशि का अंतर होता है, किसका डिफरेंस होता है? अगर आपको बाजार कीमत पे राष्ट्रीय आय और फैक्टर कॉस्ट पे अगर राष्ट्रीय आय दी गई है तो दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, उनकी वैल्यू में जो डिफरेंस है उसका कारण क्या रहेगा, किस कारण से वो डिफर है, उसका अंतर का कारण क्या है? तो जब भी आपके जो बाजार साधन लागत पे जो आती है, साधन लागत पे जो वैल्यू आती है कि साधनों को दिए गए खर्चे के आधार पे, साधन लागत मींस कि जो साधन आपने प्रयुक्त किए हैं किसी वस्तु के प्रोडक्शन के लिए, तो उसके लिए जो यूटिलाइज साधन है, उन साधनों पे जो खर्च किए गए वो होता है आपका साधन लागत। तो इसमें क्या जुड़ा हुआ नहीं रहता है, टैक्स जो है, टैक्स का कैलकुलेशन इसमें नहीं शामिल। बाजार कीमत में मींस की जो मार्केट में आपकी प्राइस चल रही है, मार्केट में किसी वस्तु की कीमत है, उसके आधार पे अगर गणना करते हो तो वो होती है आपकी बाजार कीमत पे। तो बाजार कीमत में जब कोई वस्तु आती है तो उसमें टैक्सेशन जोड़ने के बाद में मार्केट में सेलिंग के लिए आती है। तो इस तरह से दोनों में अंतर क्या रहेगा, टैक्स का, और प्लस अगर सरकार ने कोई अनुदान दिया है तो ये उसमें साधन लागत में जो है उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो अगर बाजार साधन लागत पर आपको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद दिया हुआ है और मार्केट प्राइस बाजार कीमत पे अगर आपको निकालना है तो उसके लिए क्या करना है, आपको एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडी प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस या नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मींस कि टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी मींस कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर मींस कि कुल कर माइनस सब्सिडी इक्वल टू शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, उसका इसमें डिफरेंस रहेगा। तो बाजार कीमत पे और साधन लागत पे जो जीएनपी या जीडीपी या एनएनपी जो भी कैलकुलेटेड किया जाएगा उसमें डिफरेंस किसका रहेगा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, किसका डिफरेंस रहेगा, वो रहेगा आपके शुद्ध अप्रत्यक्ष करों का। नेक्स्ट, जब मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद 65,000 करोड़ रुपए है और कीमत सूचकांक 125 है तो वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होगा? अब दोनों में राष्ट्रीय जो आपकी किसी एक आधार वर्ष के आधार पे गणना की जाती है और एक होती है प्रचलित कीमतों पे। दो तरीके से आपकी गणना की जाती है राष्ट्रीय आय की। तो जो प्रचलित कीमतों पे जो गणना की जाती है वो एक्चुअल आज की डेट में मार्केट में किसी वस्तु की जो प्राइस है उसका टोटल जो होगा किसी एक देश के सर्किल में जो उपलब्ध है उनके सभी का टोटल योग जो होगा वो आपका सकल राष्ट्रीय। लेकिन जब किसी आधार वर्ष में उसकी गणना की जाती है तो उसमें इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट किया जाता है। इन्फ्लेशन के एडजस्टमेंट के हिसाब से इनका डिफरेंस वैल्यू हमेशा वो डिफर आती है। तो जब आपको मौद्रिक मींस कि जो वर्तमान में जो प्रचलित कीमतों पर जो आपकी टोटल गणना की गई हो, और वास्तविक मींस की जो आधार वर्ष के आधार पे अपन गणना करते हैं। जैसे अपने यहाँ पे अभी राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष कौन सा है, 11/12 को 100 मानकर उसके हिसाब से उसकी गणना की जाती है। हर साल उसमें महंगाई का एडजस्टमेंट किया जाता है और महंगाई के एडजस्टमेंट के हिसाब से उसको आगे कैलकुलेटेड किया जाता है। अगर 65,000 वर्तमान में प्रचलित कीमतों पर अगर राष्ट्रीय आय और कीमत सूचकांक जो आधार वर्ष के आधार पर इस साल का कितना है 125, तो वास्तविक आय कितनी होगी ये आप कैलकुलेटेड कर लीजिए। कितनी होगी, 52,000 करोड़ रुपए है वो वास्तविक राष्ट्रीय आय होगी, जिसमें इन्फ्लेशन या महंगाई का समायोजन होने के बाद में जो आय आपकी आय होगी वो ये होगी। और मौद्रिक आय कितनी होती है 6,500 मतलब 65,000 करोड़।
इसका डिफरेंस का कारण क्या है? क्योंकि मौद्रिक आय जो होती है वो वर्तमान मूल्य पर आधारित होती है, जिसमें महंगाई जुड़ी हुई होती है, और वास्तविक गणना जीडीपी की वो महंगाई को घटाने के बाद में एक्चुअल स्थिति क्या है वो तभी पता चलती है। नेक्स्ट, जब मांग अनुसूची बनाई जाती है तो कौन सा घटक स्थिर नहीं रहता है? अगर किसी भी वस्तु की डिमांड मार्केट में क्या है उसकी अनुसूची बनाई जाती है, या मार्केट में अलग अलग क्षेत्र में या अलग अलग लोगों के द्वारा किसी वस्तु की कितनी मांग की जा रही है उसकी जो सूची तैयार की जाती है, तो उसमें कौन सा ऐसा घटक है जिसको स्थिर नहीं मान सकते? तो मांग की अनुसूची या मांग को जहां पे भी आप अगर वर्ड आता है तो वहां पे एक ऐसा फैक्टर या घटक होगा जिसको कभी भी आप स्थिर नहीं मान सकते, वो होगा आपकी वस्तु की स्वयं की कीमत। वो हमेशा परिवर्तनशील रहेगी, उसी के अनुसार वो मांग अनुसूची वो तैयार की जाएगी। तकनीकी में सुधार का पूर्ति वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर कोई टेक्नोलॉजिकल या तकनीकी परिवर्तन किसी इंडस्ट्री में किया जाता है तो उसकी वजह से उसकी सप्लाई पे क्या इफेक्ट आएगा? अगर किसी भी इंडस्ट्री में या उद्योग में अगर तकनीकी परिवर्तन या टेक्नोलॉजिकल चेंजिंग कुछ किया जाता है तो उसकी वजह से उसकी सप्लाई जो होगी, पूर्ति जो होगी, उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब भी अगर कोई तकनीकी परिवर्तन किया जाएगा तो उसकी वजह से हमेशा क्या है कि उसका प्रोडक्शन करना आसान होगा और सस्ता होगा, और जब किसी वस्तु की कीमत अगर कम होती है, सस्ती होती है, तो उसका पूर्ति वक्र जो है वो दाहिनी ओर विवर्तित या शिफ्टिंग होगा। किस तरफ होगा? दाहिनी तरफ शिफ्टिंग होगा। अगर तकनीकी परिवर्तन के कारण वस्तु की प्रोडक्शन आसान होता है, ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है, जिसके कारण उसकी वैल्यू जो कॉस्टिंग जो है वो कम पड़ेगी, और कॉस्टिंग कम आएगी तो उसकी वजह से हमेशा जो है पूर्ति वक्र वो दाहिनी ओर विवर्तित होगा। उसी की जगह अगर रॉ मटेरियल की, लेबर की या टैक्सेशन बढ़ने के कारण अगर किसी वस्तु को बनाने की कॉस्टिंग बढ़ रही है तो उसकी वजह से आपका पूर्ति वक्र है वो किस तरफ विवर्तित होगा? बाईं तरफ विवर्तित होगा, बाईं साइड शिफ्टिंग होगा, लेफ्ट साइड शिफ्टिंग होगा। क्यों? क्योंकि उस वस्तु की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, और कॉस्टिंग बढ़ने के कारण उसी कीमत पर उतनी पूर्ति देने के लिए सप्लायर तैयार नहीं होगा। जब ऋणात्मक आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से ज्यादा प्रभावशाली होता है तो संबंधित वस्तु कौन सी है? नेगेटिव इनकम इंपैक्ट, ऋणात्मक आय प्रभाव अगर ज्यादा होता है किसी वस्तु की प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूट वस्तु के मुकाबले, तो वो कौन सी वस्तु होगी? आपकी गिफिन वस्तु में मांग के नियम लागू नहीं होते। डिमांड के जो लॉ है वो कभी भी गिफिन वस्तुओं पे लागू नहीं होते, वो मार्केट के नियमों के विपरीत कार्य करती है। निम्नलिखित में से केंद्रीय बैंक द्वारा प्रयुक्त साख की गुणात्मक नियंत्रण विधि कौन सी? हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है जिसका मेन कार्य जो होता है वो होता है कि आपके बैंकिंग सेक्टर को या फाइनेंशियल सेक्टर को रेगुलेट करना और उसको कंट्रोल करना। और अपने यहाँ पे जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है? आरबीआई है, जो नोट निर्गमन और मार्केट में फाइनेंशियल सप्लाई को, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने का कार्य करता है, और उसको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग मेथड आरबीआई के द्वारा यूज किए जाते हैं, जिसमें आपके गुणात्मक मेथड भी होता है और दूसरा मात्रात्मक मेथड भी होता है। मात्रात्मक और गुणात्मक दो विधियों का यूज आरबीआई के द्वारा मार्केट में मनी सप्लाई और साख को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो आपको इनमें से कौन सा है जो गुणात्मक नियंत्रण विधि का उपाय है? गुणात्मक नियंत्रण विधि का उपाय कौन सा है? बैंक दर और रेपो दर, जहां पे भी रेट से संबंधित या अमाउंट से संबंधित अगर ऑप्शन है तो वो आपका किस में शामिल होगा? मात्रात्मक में। तो यहाँ बैंक दर और रेपो दर किसका है? मात्रात्मक का। बैंक दर और रेपो रेट को कम और ज्यादा करके साख को नियंत्रित किया जाता है आरबीआई के द्वारा। खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई के द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है, जिसमें मनी का वॉल्यूम होता है, इसलिए यह भी आपका किसका है? मात्रात्मक मेथड है। कौन सा है? मात्रात्मक मेथड। तीसरा वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात मीन्स की बैंकों को अपनी
कुल जमाओं का कुछ प्रतिशत भाग लिक्विड सिक्योरिटीज में अपने पास में रखना पड़ता है। लिक्विड सिक्योरिटीज मींस कि ऐसी सिक्योरिटी जिसको तुरंत आप केस में परिवर्तित करवा सकते हैं। तो लिक्विड सिक्योरिटीज में बैंकों को अपने पास में रखना पड़ता है, उसको बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। एक होता है नकद कोषानुपात, मींस कि बैंकों को अपनी कुल जमा का कुछ प्रतिशत भाग आरबीआई के पास में कैश के फॉर्म में रखना पड़ता है, उसको बोलते हैं अपन सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो। और उपभोक्ता साख नियमन, उपभोक्ता साख नियमन मींस कि उपभोक्ताओं के लिए हर उपभोक्ता के अलग अलग तरीके से साख का निर्धारण करना, किसी के लिए किसी सेक्टर के लिए मार्जिन कम करना, किसी सेक्टर के लिए मार्जिन ज्यादा करना, इंटरेस्ट रेट का वेरिएशन करना, इस तरह का जो होता है वो आपका क्या होगा, गुणात्मक मेथड, जिसमें आपको सीधी उसकी मात्रा प्रभावित नहीं होगी, लेकिन उसको देने का वे या तरीका जो है वो डिफरेंस रहेगा आपका। नेक्स्ट, मुद्रा के लिए अपना कोई भी कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक है। अगर आज आपके पास में मनी है, मुद्रा है, तो वो आपके पास में क्यों है, किस कारण से आप अपने पास में रख रहे हो, इसमें कौन सी एबिलिटी है जिसकी वजह से आपके पास में करेंसी है या मुद्रा है। तो मुद्रा का स्वीकार्यता का जो गुण है, एक्सेप्टेंस, जो हर कोई उसमें स्वीकार कर सकता है, मूल्य में स्थिरता नहीं रहती है क्योंकि वो इन्फ्लेशन और फॉरेन करेंसी के इक्विलेशन में चेंजिंग होता रहेगा, लेकिन उसको सब लोग स्वीकार कर सकते हैं, इसलिए अपने पास में पैसा है कि जब जरूरत पड़े किसी को भी देके अपने को कोई भी वस्तु की आवश्यकता है उसमें परिवर्तित अपन करवा सकते हैं। तो स्वीकार्यता का गुण पहला गुण होना चाहिए मुद्रा में, उसके बाद में बाकी के उसके जो फंक्शंस है वो काम करते हैं। जब अर्थव्यवस्था में साख का विस्तार करना होता है तो केंद्रीय बैंक क्या करते हैं, जब भी केंद्रीय बैंक या आरबीआई, अपने यहाँ के आरबीआई जो है वो केंद्रीय बैंक का कार्य करती है। अगर आरबीआई साख को नियंत्रित करने के लिए एक तो साख का विस्तार करता है, दूसरा करता है संकुचन। संकुचन मींस कि आरबीआई इस तरह के मेथड अपनाती है जिसकी वजह से मार्केट में लोन लेना मुश्किल हो जाता है। लोन लेना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, उसके लिए कुछ पाबंदियां, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी जाती है, उसको देने के तरीके में चेंज कर दिया जाता है वो। और विस्तार मींस कि जहां पे आपके आरबीआई के द्वारा करेंसी की सप्लाई बढ़ाने के लिए, साख की सप्लाई बढ़ाने के लिए लोन को आसान किया जाता है कि आसानी से मार्केट में फ्लो बढ़े साख का। अब इनमें से कौन सा मेथड है जिसकी वजह से आरबीआई के द्वारा मार्केट में पैसा डालने की या मार्केट में पैसा देने की कोशिश की जाए। विस्तार मींस कि आरबीआई चाहती है कि मार्केट में पैसा देवे अपन, और संकुचन मींस कि आरबीआई चाहती है कि मार्केट में से जो पैसा है उसको अपन लेवे, या उसमें कम से कम फ्लो है वो मार्केट में करेंसी का या साख का जाए। अब इस वजह से कौन सी ऐसे मेथड है जिसकी वजह से आरबीआई जो है वो साख का विस्तार करती है। पहला है खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेचना। जब भी आरबीआई खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेचता है तो पैसा आरबीआई के पास में आएगा, प्रतिभूति जनता के पास में जाएगी, मींस संकुचन। दूसरा है खुले बाजार में प्रतिभूतियों को खरीदना। आरबीआई जब भी मार्केट में प्रतिभूति या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदेगी तो प्रतिभूति आरबीआई के पास में आएगी, पैसा किसके पास में जाएगा, जनता के पास में। और जहां पे भी पैसा जनता के पास में जाएगा वो क्या होगा, विस्तार। बैंक दर बढ़ाने की वजह से लोन महंगा होता है, लोन महंगा होता है तो लोग कम लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा आपका साख का संकुचन। और जब नकद कोषानुपात को बढ़ाया जाता है, जो सीआरआर आरबीआई के द्वारा मेंटेन करवाया जाता है बैंकों से, अगर वो बढ़ जाएगा तो उनको ज्यादा पैसा है बैंकों को अपने पास रखना पड़ेगा या आरबीआई के पास में नकद की फॉर्म में रखना पड़ेगा, तो वो लोग कम लोन दे पाएंगे, तो इसमें भी क्या होगा आपका संकुचन। तो किसकी वजह से आपका बढ़ता है, खुले बाजार में प्रतिभूतियों को खरीदने के कारण मार्केट में है वो क्रेडिट सप्लाई बढ़ती है, क्रेडिट सप्लाई मार्केट में बढ़ती है। बी होगा 9 में, ए नहीं होगा। प्रतिभूतियों को बेचने की वजह से आरबीआई के पास में पैसा आएगा, सिक्योरिटीज पब्लिक के पास में जाती है, तो उसकी वजह से हमेशा मार्केट में मनी का फ्लो कम होता है। और जब ओपन मार्केट ऑपरेशन में प्रतिभूतियों को आरबीआई खरीदती है तो प्रतिभूति या सिक्योरिटी जो होती है वो आरबीआई के पास में आती है, बट पैसा जो है वो पब्लिक के पास में जाता है, जिसकी वजह से साख है वो मार्केट में मनी का फ्लो है वो बढ़ता है।
तो इसलिए 9th का जो ऑप्शन है वो बी होगा आपका, खुले बाजार में प्रतिभूतियों को खरीदता है आरबीआई। वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? जो अभी हाल ही में बने 11 दिसंबर 2024 को शक्तिकांत दास जी की जगह इनको अपॉइंट किया गया है। इसका आंसर आप लोग दीजिए कि अभी हाल ही में आरबीआई के गवर्नर को चेंज किया गया है। पहले शक्तिकांत दास थे जिनका सेकंड कार्यकाल था, वो अभी हाल ही में समाप्त हुआ और उनकी जगह किसी और को अपॉइंट किया गया है। 11 दिसंबर 2024 को उन्होंने आरबीआई का कार्यभार संभाला है। यस, बिल्कुल करेक्ट। संजय मल्होत्रा जी जो है उन्होंने अभी आरबीआई के गवर्नर की पोस्ट है वो ली है, आरबीआई के गवर्नर के पद को ग्रहण किया अभी हाल में 11 दिसंबर को इन्होंने आरबीआई को ज्वाइन किया। भारत में विस्तृत मुद्रा में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? आरबीआई के द्वारा मनी की सप्लाई को मापने के लिए M1, M2, M3 और M4 ये 4 टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है आरबीआई के द्वारा कि मार्केट में मनी की सप्लाई कितनी है उसको मापना है, और उसके आधार पे फिर आरबीआई डिसीजन लेती है कि मनी की सप्लाई को कम करना है कि ज्यादा करना है। तो मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए M3 जो ऑप्शन है उसको विस्तृत मुद्रा बोला जाता है, और M1 जिसको है नैरो मनी या संकीर्ण मुद्रा बोला जाता है, और M3 को जो है ब्रॉड मनी या विस्तृत मुद्रा के नाम से जानते हैं। अब M1 जो है उसमें क्या क्या शामिल किया जाता है? करेंसी इन सर्कुलेटेड विथ मार्केट, मतलब मार्केट में जो करेंसी चलन में है, लोगों के पास में जो नकद के रूप में पैसा है वो, प्लस डिमांड डिपॉजिट जो बैंकों के पास में मांगने पर दे, मींस कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जो पैसा है वो, और प्लस अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई, कोई आरबीआई के अन्य डिपॉजिट जो बैंकों की रहती है जो मांगने पे दे हो इंस्टेंटली, जिसको बैंक के द्वारा लिया जा सकता है, वो आपकी रहेगी अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई। M2 में C प्लस DD डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई, प्लस इसमें पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। क्यों? क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो अकाउंट्स है उसमें एटीएम्स वगैरह की, चेकबुक्स वगैरह की उतनी सुविधाएं नहीं है कि हाथों हाथ उसमें पेमेंट तुरंत आप पेमेंट ले सके, इसलिए उसको थोड़ा सा कम लिक्विड माना जाता है, तो उसका थोड़ा सा कम लिक्विड माना जाता है। और M3 जो होता है उसमें C प्लस डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक्स, उसको शामिल करने के बाद में जो रहेगा वो आपकी M3 विस्तृत मुद्रा, जिसमें करेंसी सर्कुलेटेड इन मार्केट, डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक्स, अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई एंड टाइम डिपॉजिट विथ बैंक्स, इसको शामिल करने के बाद में जो वैल्यू आपकी आएगी वो क्या होगी? विस्तृत मुद्रा या M3। तो जनता के पास करेंसी, व्यापारिक बैंकों के पास मांग जमाए, व्यापारिक बैंकों के पास में समय जमाए और रिजर्व बैंक के पास में अन्य जमाए, सभी को मिलाने के बाद में आपकी वैल्यू क्या आएगी? M3 विस्तृत मुद्रा, विस्तृत मुद्रा। अब क्वेश्चंस को सही पढ़िए। विस्तृत मुद्रा और नैरो मनी का क्वेश्चन हर बार आपके इसमें कहीं ना कहीं तरीके से घुमा के पेपर में आता है। सेकंड ग्रेड में नॉर्मली इस तरह का क्वेश्चन आता है। नैरो मनी और ब्रॉड मनी दोनों का डिफरेंस एक ही चीज का है कि नैरो मनी में करेंसी सर्कुलेटेड इन मार्केट, जो जनता के पास में करेंसी है, प्लस व्यापारिक बैंकों के पास में जो मांग जमा है जो तुरंत दे हो, प्लस आरबीआई के पास में अदर डिपॉजिट जो है वो आती है आपकी M1 में, और उसी M1 में आपको टाइम डिपॉजिट विथ बैंक्स वाला अगर ऐड करते हो तो आपकी क्या होगी? M3 विस्तृत मुद्रा। आपने जो ऑप्शन दिया है वो आपका किसका है? M1 का भी नहीं, M3 का भी नहीं, क्योंकि C अगर इसमें शामिल होगा तो ये आपका M3 में जाएगा, लेकिन D भी आपका आएगा, रिजर्व पास बैंक के पास अन्य जमाएं M1 में भी शामिल होती, तो इसलिए चारों ऑप्शन को शामिल करने के बाद में आपका M3 या विस्तृत मुद्रा ज्ञात होगा।
भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है? कौन सा सेक्टर एग्रीकल्चर का कंटिन्यूटी कीजिए, अपने आप समझ में आएगी चीजें। तो भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र है जो सबसे अधिक रोजगार या एम्प्लॉयमेंट प्रदान करता है? सबसे ज्यादा रोजगार किस सेक्टर के द्वारा प्रोवाइड किया? इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मॉनेटरी वाइज पैसे के हिसाब से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो किसका है? सेवा क्षेत्र का है। किसका है? सेवा क्षेत्र का। और जो रोजगार प्रदान करने के मामले में जो सबसे ज्यादा सेक्टर का है वो है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो सबसे ज्यादा रोजगार प्रोवाइड करवाता है। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है जहां पे आपके जो सीमांत उपयोगी जो है उसकी उपयोगिता काम करने वाले की वो शून्य होती है, उसमें 4 जने भी लगे हुए 5 जने भी लगे हुए प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे ज्यादा रोजगार यहाँ पे मिल रहे हैं, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो दे रहा है एग्रीकल्चर में मॉनेटरी, इसमें जीडीपी में मॉनेटरी तौर पे वो सेवा क्षेत्र के द्वारा दिया जा रहा है। केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से कौन से घाटे की अवधारणा सबसे नई है, जिसको 2011-12 के बजट में शामिल किया गया था? एक नया वर्ड जोड़ा गया था राजस्व घाटे से संबंधित या बजट घाटे से संबंधित। वो ऐसा कौन सा जो है जो नई अवधारणा या नया घटक जो है बजट में जोड़ा गया था घाटे से संबंधित? प्रभावी राजस्व घाटा। कौन सा जोड़ा गया था? प्रभावी राजस्व घाटा है। ये एक नई अवधारणा 11-12 में जोड़ी गई, जिसमें से कि जो राजस्व घाटा आपका होता है, राजस्व घाटा जो होता है उसमें से आपको क्या माइनस करना है? राजस्व घाटे में से जो पूंजीगत जो सहायता दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, उस सहायता को माइनस करने के बाद में जो नई वैल्यू आएगी वो होगी आपकी प्रभावी राजस्व घाटा। क्योंकि पूंजीगत जो एक्सपेंसेस किए गए वो फ्यूचर में आपको इनकम जनरेट करके देंगे, कोई ना कोई आपके कैपिटल जनरेट हो रही है उससे। तो पूंजीगत एक्सपेंसेस जो कैपिटल एक्सपेंसेस जो है उनको माइनस राजस्व घाटे में से माइनस करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? आपकी प्रभावी राजस्व घाटा। जो गवर्नमेंट के द्वारा जो कैपिटल जो अनुदान या सब्सिडी दी जाती है उसको माइनस करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो होगी आपकी प्रभावी राजस्व घाटा, जिसको 2011-12 के बजट से इसको शामिल किया गया था इसमें बजट में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आयातों में प्रमुख मद है? जो आप एक्सपोर्ट जो कर रहे हो, सॉरी इंपोर्ट जो कर रहे हो, इंपोर्ट में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? सबसे ज्यादा इंपोर्ट भारत के द्वारा किसका किया जाता है? सबसे ज्यादा इंपोर्ट किसका किया जाता है? सबसे ज्यादा इंपोर्ट जो किया जाता है वो किसका किया जाता है? पेट्रोलियम तेल एवं स्नैक जो है उनका सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया जाता है। क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो अपने यहाँ पे 70% जो है वो आयात या इंपोर्ट ही किए जाते हैं। किस प्रकार की बेरोजगारी चिरकालिक प्रकृति की होती है, जो कंटिन्यूअसली चलने वाली होती है? वो बेरोजगारी किस प्रकार की प्रकृति की होती है और क्यों होती है? चिरकालिक प्रवृत्ति की जो बेरोजगारी होती है वो स्ट्रक्चरल जो होता है, इकोनॉमी का जो ढांचा होता है उसी के दोष के कारण वो उत्पन्न होती है। कि या तो उसमें अकॉर्डिंग टू एजुकेशन आपकी जो है वो उसके अकॉर्डिंग इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, जिसके कारण व्यक्ति एजुकेटेड होते हुए भी बेरोजगार है, क्योंकि वो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को उसकी एजुकेशन फुलफिल नहीं कर पा रही। जो इस तरह की बेरोजगारी जो इकोनॉमी के स्ट्रक्चर की वजह से ही है उसको अपन चिरकालिक बेरोजगारी बोलते हैं, जो संरचनात्मक बेरोजगारी भी उसको बोलते हैं, जो हमेशा उसमें विद्यमान रहती है इंडस्ट्री में। और उसका कारण होता है कि आपका जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर जो है, ढांचा जो है वो ही दोषपूर्ण है। क्योंकि या तो आपकी एजुकेशन उस अकॉर्डिंग नहीं है जो इंडस्ट्री को डिमांड है, या आपकी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आप उसके हिसाब से आप प्रशिक्षण या ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे, जिसके कारण आप एजुकेटेड होते हुए भी बेरोजगार हो। क्यों है? क्योंकि जो रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमी जो है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें फिट नहीं बैठ पा रहे हो। एज पर
रिक्वायरमेंट आप उसमें इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से या इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसमें फिट नहीं हो पा रहे हो, तो इसके कारण वो इस तरह की बेरोजगारी रहती है। छिपी हुई बेरोजगारी की अवस्था में श्रम की सीमांत उत्पादकता होती है। छिपी हुई बेरोजगारी जहां पे आप चिरकालिक प्रवृत्ति की जो बेरोजगारी होती है वो स्ट्रक्चरल बेरोजगारी बोलते हैं उसको। छिपी हुई बेरोजगारी एग्रीकल्चर सेक्टर में होती है जिसमें वो काम पे लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी जो सीमांत उपयोगिता जो है इसी क्वेश्चन में सीमांत उपयोगिता जो होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, क्या होती है, सीमांत उपयोगिता शून्य होती है इसमें छिपी हुई बेरोजगारी में। छिपी हुई बेरोजगारी किस तरह की बेरोजगारी होती है, मींस की जिसमें आप काम पे लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, उससे आपके प्रोडक्शन टोटल जो प्रोडक्शन है उस पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और एग्रीकल्चर सेक्टर में स्पेशली आपको छिपी हुई बेरोजगारी ही मिलेगी। राष्ट्रीय आय किसके बराबर है, राष्ट्रीय आय किसके बराबर है, राष्ट्रीय आय किसके बराबर है, मीन्स कि नेशनल इनकम या प्रोडक्शन जो है उसकी वैल्यू किसके बराबर है। नेट नेशनल इनकम मीन्स कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अनुदान प्लस अप्रत्यक्ष कर, सकल घरेलू उत्पाद माइनस पूंजी ह्रास, चालू कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन माइनस अनुदान प्लस अप्रत्यक्ष कर, या चालू कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान किसके बराबर है। राष्ट्रीय आय को किसके आधार पर कैलकुलेटेड किया जाता है, पहले इस चीज का अगर आप आंसर दे सको तो बेटर। राष्ट्रीय आय जो है वो फैक्टर कॉस्ट पे जो आपकी गणना आती है, फैक्टर कॉस्ट एट एनएनपी, वो होती है आपकी राष्ट्रीय आय। वास्तविक राष्ट्रीय आय जो है वो फैक्टर कॉस्ट पे या साधन लागत पे जो गणना की जाती है उसको आपके फैक्टर कॉस्ट या साधन लागत पे जो आय की गणना की जाती है उसी को वास्तविक आय या राष्ट्रीय आय बोला जाता है। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिससे आपके आंसर दीजिए। बिल्कुल सही है, चालू कीमतों पर या बाजार कीमत पर राष्ट्रीय उत्पादन माइनस अप्रत्यक्ष करों को माइनस कर दीजिए, सब्सिडी को वापस प्लस कर दीजिए, या यहाँ पे आप कर सकते हो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो दोनों का फॉर्मूला जो रहेगा वो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का, तो आपका क्या होगा फैक्टर कॉस्ट एट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जो आपकी होगी वास्तविक राष्ट्रीय आय, वास्तविक राष्ट्रीय आय। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, दिए हुए चार सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस आपका करेक्ट है, सही है। जब पूर्ति बढ़ती है तो कीमत और मात्रा दोनों में वृद्धि होगी। जब पूर्ति बढ़ती है तो पूर्ति वक्र बाईं ओर विवर्तित होता है, पूर्ति वक्र के दाहिनी ओर विवर्तन के फलस्वरूप कीमत में कमी होगी। यह सेंटेंस आपका सही है। पूर्ति जब भी बढ़ती है तो पूर्ति वक्र बाईं ओर नहीं दाईं ओर विवर्तित होता है। कीमत और पूर्ति दोनों एक साथ कभी भी नहीं बढ़ती है। जब पूर्ति घटती है तो कीमत और मात्रा दोनों में कमी होती है भी नहीं। तो आपका पूर्ति वक्र के दाहिनी तरफ विवर्तन के फलस्वरूप कीमत में कमी होती है और उसका कारण क्या होता है, आपका तकनीकी जो परिवर्तन होता है उसके कारण ये चीज टेक्नोलॉजी चेंजिंग के कारण है, पूर्ति वक्र दाईं ओर विवर्तित होता है जिसके कारण प्राइस है या उसकी कॉस्ट जो है प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें कमी आती है। किसमें आती है, प्रोडक्शन कॉस्ट में कमी आती है। भारत में निर्माण क्षेत्र में उत्पादन का अनुमान लगाया जाता है, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसमें जो जीडीपी के अनुमान लगाने के लिए कौन सा मेथड या विधि का इस्तेमाल किया जाता है, जो उत्पादन का या कैलकुलेशन का मेथड कौन सा यूज किया जाता है। तो निर्माण क्षेत्र में वस्तु प्रवाह एवं व्यय विधि के द्वारा
जो वस्तु उसमें इस्तेमाल होने के लिए आ रही है और जो उस पर एक्सपेंडिचर हो रहा है उसके आधार पर उसकी जो है वो राष्ट्रीय आय के कैलकुलेशन में निर्माण या कंस्ट्रक्शन सेक्टर की गणना की जाती है। किसकी? कंस्ट्रक्शन सेक्टर का जो योगदान है उसकी गणना किसके आधार पे? वस्तु प्रवाह और एक्सपेंसेस या व्यय विधि के द्वारा उसकी गणना की जाती है। जब सरकार किसी वस्तु की कीमत पर इस प्रकार सीलिंग लगा दे कि कीमत साम्य कीमत से कम हो। साम्य कीमत मींस कि जहां पे मांग और पूर्ति दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती है उसको बोलते हैं साम्य कीमत। कि डिमांड और सप्लाई का जो इक्विलिब्रियम जहां पे होता है, जहां पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती है, उस बिंदु पे जो प्राइस रहेगी वो होती है आपकी साम्य कीमत। क्या होती है? साम्य कीमत होती है। अगर गवर्नमेंट के द्वारा किसी वस्तु की प्राइस पर अगर सीलिंग या बैन कर दिया जाता है कि इससे ज्यादा आप प्राइस नहीं रख सकते, तो उसकी वजह से उस वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो बाजार में उसका मांग का अतिरिक्त मांग ज्यादा रहेगी, उसकी मांग बढ़ेगी क्योंकि प्राइस उसकी पूर्ति से कम है, इसलिए उसकी कीमत को या उसकी प्राइस जो है उसकी मार्केट में जहां पे डिमांड एंड सप्लाई का जो कॉम्बिनेशन जहां पे है उस कॉम्बिनेशन से कम पे अगर सीलिंग या बैन किया जाता है तो उसमें हमेशा डिमांड जो है वो हाई रहती है। डिमांड हाई रहने के कारण उसकी वस्तु की प्राइस कम रहने के कारण हमेशा उसकी डिमांड हाई रहेगी, तो उसमें बाजार में मांग का अतिरेक रहेगा। यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी होने के साथ इसकी मांग में भी कमी होती है तो वह वस्तु किस तरह की? अगर किसी वस्तु की कीमत में कमी होने के कारण नॉर्मली जो डिमांड का लो है उसके अकॉर्डिंग कीमत में कमी होने के कारण डिमांड की क्वांटिटी बढ़ती है, बट कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनकी कीमत में कमी होने के कारण उन वस्तुओं की डिमांड भी कम होती है। वो किस तरह की वस्तु है? आंसर कीजिए आप लोग। जब किसी वस्तु की कीमत में कमी के साथ साथ इसकी मांग में भी कमी होती है तो वो गिफिन वस्तु होती है जो मार्केट के नियमों के विपरीत चलती है। किसमें चलती है? मार्केट के नियमों के विपरीत। जब किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटती है, सीमांत उपयोगिता मीन्स कि किसी भी वस्तु की जैसे जैसे एक एक इकाई का अपन इस्तेमाल करते जाते हैं और अतिरिक्त इस्तेमाल करते जाते हैं त्यों त्यों उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता जो है वो कम होती जाती है। किसी भी वस्तु के लगातार इस्तेमाल की वजह से जैसे जैसे उस वस्तु की अपन और अतिरिक्त इकाई का इस्तेमाल करते हैं उसके कारण उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता कम होती जाती है, जिसको अपन बोलते हैं सीमांत ह्रासमान, कि उसकी जो उपयोगिता जो है वो कम होती जाती है। तो जब किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता जब घटती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है? कुल उपयोगिता ह्रासमान दर से वृद्धि होती है। बढ़ेगी कुल उपयोगिता लेकिन धीरे धीरे कम 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 करके बढ़ेगी, एक साथ नहीं बढ़ेगी, धीरे धीरे कम कम करके, जिस तरह से जितना उसमें ह्रासमान होगा उसकी सीमांत उपयोगिता में उसके अकॉर्डिंग उसमें वृद्धि रहेगी लेकिन उस लेवल से कम रहेगी। जैसे पहली अगर किसी वस्तु की वजह से अगर 1 पॉइंट बढ़ रहा है और दूसरी से अगर 0.9 है तो वो 0.9 की दर से बढ़ेगी, एक नहीं बढ़कर 0.9 की वजह से बढ़ेगी, तो वो घटती हुई दर से बढ़ेगी। कुल उपयोगिता है वो घटती हुई दर से या ह्रासमान दर से बढ़ेगी। ये एक आपके लिए आर्थिक समीक्षा जो 2023-24 और बजट 2024-25 उसके लिए एक स्पेशल बुक आपको ज्ञान वितान के द्वारा प्रकाशित की गई है, जो आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो राजस्थान से संबंधित जितने भी एग्जाम्स है उन सभी में राजस्थान की आर्थिक समीक्षा से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपकी पुस्तक है और ये आपके कॉलेज प्रोफेसर्स के द्वारा तैयार की गई पुस्तक है, जो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा जो इस साल का बजट है उन दोनों का मिश्रण है, दोनों का समावेश इसमें किया गया है ताकि आपकी एक ही बुक से सारी तैयारी हो सके।
और राजस्थान की आर्थिक समीक्षा और बजट जो है वो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनसे संबंधित प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसका आपको लिंक भी आपको यहाँ पे इसमें मिल जाएगा नीचे। इसके साथ साथ में आपको लगभग राजस्थान में सभी जगह और अमेजोन से भी आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। जो भी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये पुस्तक रहेगी। जब अर्थव्यवस्था में साख का विस्तार करना हो तो केंद्रीय बैंक क्या करती है? साख को अगर बढ़ाना चाहती है, अगर सेंट्रल बैंक जो है आरबीआई के द्वारा अगर मार्केट में मनी की सप्लाई या क्रेडिट सप्लाई को अगर इंक्रीज करना, बढ़ाना है, तो उसके लिए कौन सा मेथड आरबीआई के द्वारा यूज किया जाएगा? कौन सा मेथड यूज किया जाएगा? तो खुले बाजार में प्रतिभूतियों क्रय करता है अगर खरीदता है, या खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेचता है, बैंक दर बढ़ाता है, या नकद कोषानुपात बढ़ाता है। साख का विस्तार कब होगा? जब पैसा पब्लिक के पास में जाएगा तब हमेशा साख का विस्तार होता है। तो इनमें चारों मेथड में से कौन सा मेथड है जिसमें पैसा पब्लिक के पास में जाएगा? जब प्रतिभूतियों का आरबीआई के द्वारा क्रय किया जाएगा तो उससे पैसा पब्लिक के पास में जाएगा। ये तीनों मेथड से साख का संकुचन होगा। क्या होगा? साख का संकुचन। क्रेडिट सप्लाई है वो कम होगी, और अगर प्रतिभूतियों को मार्केट में अगर परचेज किया जाता है आरबीआई के द्वारा तो उसकी वजह से मार्केट में क्रेडिट की सप्लाई बढ़ेगी। बैंक साख का सर्जन किस आधार पर करते हैं? बैंकों के द्वारा जो मार्केट में साख या क्रेडिट या लोन जो दिया जाता है वो किस आधार पे दिया जाता है? बैंकों के द्वारा जो मार्केट पे जो क्रेडिट फैसिलिटी दी जाती है वो किस आधार पे दी जाती है? तो वो हमेशा किसके आधार पे? उसके पास में नकद जमाएं जब आएगी, पैसा पब्लिक जमा करवाएगी, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और एफडी में पब्लिक अगर पैसा जमा करवाएगी तो उसके बाद में ही आपके क्या होगा? साख का जो है वो सर्जन करेगी, क्योंकि बैंकों के पास में पैसा आएगी उसी में से तो बैंक लोन देगी, और वो फिर होता है वो डेरिवेटिव मेथड के आधार पे जो आपने एक बार जमा करवाई उससे फिर व्युत्पन्न जमाएं क्रिएट होती रहेगी और उसी के आधार पर फिर लोन की वैल्यू है वो बढ़ती रहेगी। वर्ष 2023-24 में राजस्थान में स्तर कीमतों पर 2011-12 है, स्तर कीमतों का जो आधार वर्ष जो है वो क्या है? 2011-12 पर शुद्ध मूल्य संवर्धन में सेवा क्षेत्र का सकल मूल्य संवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? जो 2023-24 की जो है गणना उसके आधार पे सकल मूल्य संवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत है? सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? आर्थिक समीक्षा अगर पढ़ी है तो आप इसका आंसर कर सकते हो कि सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है 23-24 में कितने प्रतिशत था? तो सेवा क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन जो था वो था आपका 43.95%। कितना था? 43.95% जो है वो सेवा क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन 23-24 में आधार वर्ष या 2011-12 के आधार पर स्तर कीमतों पर, किसके आधार पे? स्तर कीमतों के आधार पे कंट्रीब्यूशन सेवा क्षेत्र का था। राष्ट्रीय आय लेखांकन में औस्फीतिक वह उपकरण है जिसे प्रयुक्त किया जाता है। औस्फीति या मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन जिसको अपन बोलते हैं वह उपकरण है जिसको प्रयुक्त किस लिए किया जाता है? औस्फीति कारकों को जो जीएनपी के कैलकुलेशन, राष्ट्रीय आय के कैलकुलेशन के लिए जो किया जाता है वो क्यों किया जाता है? मैंने आपको पहले भी अभी राष्ट्रीय आय के कैलकुलेशन वाले पहले 2-3 क्वेश्चनों में इस चीज के बारे में आपको बताया था। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, इसके अलावा एक होता है आपका प्रचलित कीमत और स्तर कीमतों पर। स्तर कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना करने का कारण क्या है? क्योंकि आपकी मार्केट या प्रचलित कीमतों पर जो आप गणना करते हो उस गणना की वैल्यू बहुत ज्यादा आती है। आप उसी को अगर स्तर कीमतों पर अगर गणना करते हो तो उसमें डिफरेंस आता है। कारण क्या है उसका? उसका कारण है कि जब स्तर कीमतों पे आप अगर उसकी गणना करते हो तो जो इन्फ्लेशन या महंगाई जो है उसको समायोजित कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? महंगाई का समायोजन कर लिया जाता है।
तो इसमें कीमत स्तर के परिवर्तन को समायोजित कर लिया जाता है, इसलिए अपस्फीति कारकों है उनका उसमें किया जाता है और उसको महंगाई को जो है उसमें एडजस्ट करके उसके हिसाब से आंकड़े प्रसारित किए जाते हैं। तो महंगाई को एडजस्टमेंट करके एक्चुअल जो राष्ट्रीय आय उसकी गणना या उसका कैलकुलेशन किया जाता है। चयनात्मक साख नियंत्रण में मार्जिन निर्धारण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मार्जिन मीन्स क्या है? पहली चीज मार्जिन। अगर अपन कोई भी बैंक से लोन लेते हैं तो उस लोन की जो वैल्यू जो डिसाइड की जाती है वो आप किस पर्पज से ले रहे हो, उस प्रोजेक्ट जो होता है आपका, जैसे अगर होम लोन ले रहे हो, कार लोन ले रहे हो, तो होम लोन या कार लोन की वैल्यू के हिसाब से आपको लोन मिलेगा। अगर सपोज कीजिए कि आपने 30 लाख की प्रॉपर्टी है, होम लोन ले रहे हो 30 लाख का, ठीक है। अब 30 लाख की आपके प्रोजेक्ट की वैल्यू, अब इसके हिसाब से बैंक आपको कितना देगा? 27 लाख रुपए देगा आपको, क्योंकि जो 10% बीच का 3 लाख अमाउंट है वो आपको वे करना है, जिसको बोलते हैं अपन मार्जिन। कि प्रोजेक्ट वैल्यू का कुछ पोर्शन भाग जो बैंक के द्वारा लोन नहीं देकर आपको खुद को वे करना होता है, वहन करना होता है, उसको बोलते हैं मार्जिन। और मार्जिन को कम और ज्यादा करने के पीछे आरबीआई का क्या उद्देश्य होता है? जब भी आरबीआई के द्वारा मार्जिन में अगर कोई भी परिवर्तन किया जाता है तो पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर किसी वस्तु पे अगर वो चीज डिसाइड की जाती है तो उसके पीछे है कि उसकी सप्लाई को मार्केट में कंट्रोल करना चाहती है आरबीआई। तो जब भी संवेदनशील ऐसी वस्तुएं, जो वस्तुएं पब्लिक के लिए जरूरी है, उनकी जमाखोरी रोकने के लिए आरबीआई के द्वारा मार्जिन निर्धारण किया जाता है। कि जैसे अगर खाने पीने की चीजें हैं तो उनके स्टॉक रखकर अगर आप लोन लेना चाह रहे हो तो वो लोन आपको कम वैल्यू का मिलेगा, कम मिलेगा, उसकी जो वस्तु की वैल्यू है उससे बहुत ज्यादा कम मिलेगा, ताकि आप कम से कम लोन ले सको और कम से कम स्टॉक कर सको उस वस्तु का। तो संवेदनशील वस्तुओं की सट्टा व जमाखोरी को रोकने के लिए मार्जिन का जो है उसका निर्धारण आरबीआई के द्वारा समय समय पर परिवर्तित किया जाता है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली में कितनी कर दरें निर्धारित की गई, कितने प्रकार की दरें अभी इसमें जीएसटी में है? जीएसटी में कितने प्रकार की दरें? हाईएस्ट 28 है, उसके बाद में आपके 18, फिर 12, फिर 5 और फिर कुछ वस्तुएं हैं जो 0 दर पे भी है जीएसटी में शामिल। तो कुल कितनी प्रकार की दरें आपके जीएसटी में शामिल है? तो जीएसटी में आपके जो दरें हैं वो कितनी तरह की है? 5 प्रकार की दरें जो है वो टैक्स रेट हैं वो जीएसटी में शामिल है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की जीएसटी में दरें शामिल है। 28, 18, 12, 5 और 0%। कितने हैं? 5 टाइप के टैक्स रेट हैं वो जीएसटी में है। निम्नलिखित में से किसको राजस्थान के 6वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिसका कार्यकाल 2020 से 2025 तक है? अप्रैल 2020 से मार्च 2025 तक जिसका कार्यकाल है उसको 6वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वो कौन है जिसको 6वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है? 6 जो फाइनेंस कमीशन जो है, राजस्थान 6 फाइनेंस कमीशन है, उसका अध्यक्ष या जो कमिश्नर है वो किसको अपॉइंट किया गया, चेयरमैन? वो है आपका प्रद्युमन सिंह। कौन है? प्रद्युमन सिंह है जिसको 6वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रिको गठित कब किया गया था? रिको कब स्टेब्लिश किया गया था? राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन जो है उसको राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम को कब स्टेब्लिश किया गया था? 1980 में राजस्थान रिको है उसको स्थापित किया गया था, या 1980 से राजस्थान में रिको के नाम से कार्य शुरू किया गया था। निम्न में से कौन सा अराजकीय सांख्यिकी संगठन है? मींस कि नॉन गवर्नमेंटल जो इंस्टीट्यूशन है वो कौन सा है?
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत सरकार का उपक्रम है। राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण संगठन और प्रोग्राम मूल्यांकन संगठन, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान जो है वो नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है, जो एक्सपोर्ट करने वाले और इंपोर्ट करने वाले उनका एक संगठन है। भारतीय विदेशी व्यापार संगठन जो नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है। कृषि जनगणना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो एग्रीकल्चर जो जनगणना करवाई जाती है, कृषि जनगणना जो करवाई जाती है, उसका मेन उद्देश्य क्या है? किस पर्पस से एग्रीकल्चर गणना करवाई जाती है? आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय को जरूरी आंकड़े उपलब्ध करवाना, पटवारी द्वारा गांव के आंकड़ों का निरीक्षण करना और जमीन का जंगल और कृषि योग्य जमीन में विवरण करना, ये सभी कारण है जिसके कारण कृषि जनगणना करवाई जाती है 5 साल के, हर 5 साल के बाद में। 1949 में 1949 में राष्ट्रीय आय समिति गठित की गई थी, उसका अध्यक्ष कौन था? राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, जो ये तय करके देगा कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करेगा, कैसे करेगा। इसके लिए इस समिति का गठन किया गया था। और सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में राष्ट्रीय आय के अनुमान भी राष्ट्रीय आय समिति ने ही प्रस्तुत किए थे। किसने प्रस्तुत किए थे? राष्ट्रीय आय समिति ने ही प्रस्तुत किए थे। और उसका अध्यक्ष कौन था? राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था? राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष जो था वो पीसी महालनोबिस था, जिसने सबसे पहले राष्ट्रीय आय के आंकड़े भी जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में प्रस्तुत किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मांग वक्र के दाहिनी ओर खिसकने का कारण नहीं है? दाहिनी ओर खिसकने का कारण नहीं है। दाहिनी ओर मांग वक्र क्यों खिसकता है? किसी भी वस्तु का अगर दाहिनी ओर खिसकने का कारण है, क्यों खिसकता है? क्योंकि जब उस वस्तु की प्राइस में कुछ ना कुछ कमी हो या उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है किसी न किसी। जब अभिरुचियों में सकारात्मक परिवर्तन होता है तो किसी भी वस्तु की मांग बढ़ती है, और जब भी वस्तु की मांग बढ़ेगी तो उसका जो मांग वक्र है वो दाहिनी ओर शिफ्टिंग होगा। प्रतिस्थापक वस्तु या सब्स्टिट्यूट वस्तुओं की अगर कीमत में वृद्धि होती है, अगर किसी दूसरी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो पहली वाली वस्तु हमेशा मांग बढ़ती है। प्रतिपूरक वस्तु की पूरक वस्तुएं जो होती है उनकी अगर कीमतों में कमी होती है, एक वस्तु जैसे के साथ में दूसरी वस्तु का इस्तेमाल साथ में होना अनिवार्य होता है, जैसे पेन और स्याही का साथ में इस्तेमाल होता है, तो अगर पेन की कीमतें कम होगी तो उसकी वजह से स्याही की डिमांड है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि पेन की बढ़ेगी कीमतें कम होने के कारण तो स्याही की भी डिमांड बढ़ेगी। ये तीनों कारण जो है वो क्या है? आपके मांग में वृद्धि करने के कारण है। निष्कर्ष वस्तु के लिए उपभोक्ता की आय में वृद्धि से हमेशा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, तो ये जो कारण है वो खिसकने का कारण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कागजी मुद्रा देश की मुख्य करेंसी है वर्तमान में, बिल्कुल सही है। कागजी मुद्रा असीमित विधि संगत देयता लीगली, और कागजी मुद्रा के प्रयोग द्वारा असीमित मात्रा में ऋण का निपटान तथा लेन देन किया जा सकता है, सही है। कौन सा ऑप्शन जो यह कथन है वो गलत है आपका? आंसर कीजिए। उपयुक्त में से कोई नहीं, तीनों ऑप्शन आपके सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के अल्पकालीन संतुलन की द्वितीय क्रम की शर्त है? अल्पकालीन संतुलन के लिए पहला जो MC इक्वल टू MC MR
और सेकंड जो संतुलन है वो एमआर का ढाल जो है वो एमसी के ढाल से कम होना चाहिए संतुलन की स्थिति में। पहला कंडीशन एमआर इक्वल टू एमसी और सेकंड है वो एमसी ज्यादा होना चाहिए, एमसी एमआर का ढाल है वो एमसी के ढाल से कम होना चाहिए। तो एमआर का ढाल जो है वो एमसी के ढाल से कम होना चाहिए, कि एमआर जो है वो कम गिरना चाहिए और एमसी वो एकदम से कोस्टिंग उसकी कम होते जानी चाहिए। और पहली कंडीशन या शर्त होती है वो होती है कि कोस्टिंग और रेवेन्यू दोनों, मार्जिनल कोस्टिंग और मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो इक्वल होना चाहिए। अनुवर्त योजना के प्रथम प्रतिपादक कौन थे? अनुवर्त योजना मीन रोलिंग प्लान मीन्स कि इस तरह की योजना जिसकी समय समय पर समीक्षा करके और उसको मॉडिफाइड करके उसको आगे कंटिन्यू करते रहे। रोलिंग प्लान या अनुवर्त योजना मीन्स कि इस तरह की योजनाएं जिनकी समय समय पर समीक्षा करना और जरूरत होने पर उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग जो भी अपडेशन करने वो अपडेशन करके उसको आगे कंटिन्यू करने रहते। 1978 में इस योजना को लागू किया गया था और गुनार मेडल जो है उसके प्रतिपादक माने जाते हैं। 1978 टू 83 के बीच में अनुवर्त या रोलिंग प्लान एप्लीकेबल किया गया था। सेकंड ग्रेड का आपका एसएसटी के लिए इकोनॉमी का कोर्स जो है सेकंड ग्रेड एसएसटी के लिए आपको मैया पाठशाला पे अवेलेबल है। आपको उसमें आपको कंप्लीट इकोनॉमी का कोर्स साथ में आर्थिक समीक्षा और बजट भी उसमें आपको साथ में मिलेगा। राजस्थान के सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्रों की, राजस्थान के सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजनाओं में की गई थी? लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला स्तर पर जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की गई थी ताकि कोई भी तकनीकी और फाइनेंशियल सुविधाएं उनको, जो लघु उद्योग है उनको समय पर उपलब्ध करवाई जा सके, इसके उद्देश्य से। तो जिला उद्योग केंद्रों की राजस्थान में कब स्थापना की गई थी? तो जिला उद्योग केंद्रों की 5वीं पंचवर्षीय योजना है, उसमें सभी जिला उद्योग केंद्रों पर जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की गई थी। हस्तांतरण भुगतान सम्मिलित किए जाते हैं मीन्स कि जो ट्रांसफर किए जाते हैं बिना किसी उद्देश्य के, या सहायता जो ट्रांसफर पेमेंट किया जाता है एक दूसरे को, उसको बोलते हैं अपन हस्तांतरण भुगतान। और हस्तांतरण भुगतान जो है वो किस में शामिल किए जाते हैं? जीडीपी, जीएनपी और एनडीपी तीनों में ही शामिल नहीं किया जाता है। हस्तांतरण भुगतान जो है वो आपकी राष्ट्रीय आय का जो अंतिम कैलकुलेशन प्रति व्यक्ति आय का कैलकुलेशन किया जाता है उसमें शामिल किया जाता है हस्तांतरण भुगतान को। जो बिना किसी उद्देश्य के अब सहायता किसी को भुगतान करते हैं उसको बोलते हैं हस्तांतरण भुगतान। तो इनमें से कोई भी नहीं है जिसको हस्तांतरण भुगतान में शामिल किया जाता है। उपभोग व्यय और व्यक्तिगत बचत, कंजप्शन प्लस सेविंग इक्वल टू जो आपने खर्च किया और जो कुछ बचाया वो किसके बराबर होगा? आंसर बहुत स्लो आ रहे। कंजप्शन या जो खर्च कर दिया आपने और जो बचा लिया वो किसके बराबर? जो आपने आय अर्जित की है, इनकम जो आपने की है वो आपका इनकम जो आपने अर्न की है वही तो है। आपने भाई 100 रुपए आपने कमाए हैं, 100 रुपए में से 20 रुपए आपने इनकम टैक्स भर दिया, टैक्स भर दिया। उसके बाद में जो 80 रुपए आपके पास में जो बचे हुए इसमें से आप कुछ खर्च करोगे, कंजप्शन करोगे और कुछ सेविंग करोगे, दोनों का टोटल जो होगा वो क्या होगा? यस, बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत खर्च योग्य आय, जो व्यक्तिगत आपकी टोटल आय जो रहेगी उसमें से टैक्स को हमेशा माइनस करके रखना। इनकम टैक्स या जो गवर्नमेंट की जो लेवी या लाइबिलिटी जो है उसको माइनस करने के बाद में जो पैसा बचेगा वही आपका है। जब तक आप उसमें से गवर्नमेंट ड्यूटीज को अगर माइनस नहीं करोगे तब तक वो पैसा पूरा आपका नहीं है। गवर्नमेंट ड्यूटीज को माइनस करने के बाद में जो रकम आपके पास में बच रही है वो आपकी आय है, जो खर्च योग्य आय जिसको बोलते हैं। मतलब अब इसमें से आप खर्च करना हो या बचाना हो, क्या करना हो वो आपके ऊपर डिपेंड है, वो आपके ऊपर निर्भर है। विशुद्ध निवेश, शुद्ध या विशुद्ध निवेश, नेट इन्वेस्टमेंट, नेट
इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट मीन्स कि जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है उसमें से मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन को माइनस करना। सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। मूल्यह्रास मीन्स कि किसी भी कैपिटल को, मशीनरी को यूटिलाइज करने के लिए के कारण उसमें कुछ न कुछ घिसावट, टूट फूट या उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसको अपन बोलते हैं मूल्यह्रास। किसी भी मशीनरी के इस्तेमाल के कारण उसमें आने वाली टूट फूट, घिसावट या उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसको क्या बोलते हैं अपन? मूल्यह्रास। तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट आपके द्वारा किया गया उसमें से अगर आप मूल्यह्रास को माइनस करते हो तो वो आपकी वैल्यू क्या आएगी? नेट इन्वेस्टमेंट, शुद्ध निवेश। यदि व्यक्तिगत आय 50,000 रुपए, क्या है आपकी व्यक्तिगत आय 50,000 रुपए, व्यक्तिगत आयकर आपका 2,000 रुपए है, उपभोग 42,000 रुपए है, व्यक्तिगत ब्याज भुगतान आपका 2,000 रुपए है और व्यक्तिगत बचत आपकी 4,000 रुपए है, तो खर्च योग्य आय क्या होगी? निकालना क्या है आपको? डिस्पोजेबल इनकम या खर्च योग्य आय। खर्च योग्य आय, खर्च योग्य आय का फॉर्मूला क्या है आपका? व्यक्तिगत आय माइनस कर या टैक्स, कर या टैक्स। तो आपके यहाँ पे व्यक्तिगत आय कितनी है? 50,000 माइनस व्यक्तिगत आयकर कितना आपका? 2,000। खर्च योग्य आय कितनी बची? 48,000। कितनी है? 48,000। व्यक्तिगत आय कितनी है? 48,000। या दूसरा फॉर्मूला आपका देख लो, आपने खर्च कितना किया? 42,000 प्लस 2,000 ब्याज का भुगतान भी आपका खर्चा ही है, प्लस आपने 4,000 की बचत कर ली, कितने हो गए? 48,000। भाई ब्याज का भुगतान भी आपका खर्चा ही है, वो गवर्नमेंट लायबिलिटी नहीं है सर। ने उसका जो खर्चा है 46 नहीं होगी, 48 होगी, क्योंकि जो आपने ब्याज का भुगतान किया वो भी तो आपका खर्चा ही है। आपने पहले किसी से उधार लेके एडवांस में पैसा खर्च कर लिया, तो उसके इस्तेमाल के एवज में जो आपने उसको इनाम के तौर पे आपने इंटरेस्ट दिया उसको, तो वो आपका खर्चा ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा? खर्चा ही माना जाएगा। तो इसलिए 48,000 आपकी है वो खर्च योग्य आय होगी। पसंद आर्थिक व्यवहार का मूलभूत गुण है। क्यों? इकोनॉमिक फंडामेंटल में पसंद किसी भी वस्तु को करना है, उसको लाइक करना है या उसको चूज करना क्यों जरूरी है? क्या? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या कारण है कि पसंद या किसी वस्तु को चूज करना हुआ अर्थव्यवस्था का या इकोनॉमी की मूलभूत अवधारणा जो है, मूलभूत या मुख्य गुण उसका है? क्या कारण है उसका? क्योंकि इकोनॉमी में रिसोर्सेज जो है, संसाधन या रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, बट आपकी इच्छाएं असीमित है। देखिए 46,000 नहीं होगा, आपके डिस्पोजेबल इनकम जो होती है, खर्च योग्य आय जो होती है, वो हमेशा आपकी व्यक्तिगत आय माइनस जो भी आपके ऊपर गवर्नमेंट टैक्सेज या ड्यूटीज की जो लाइबिलिटी, जो इंटरेस्ट आपका है वो आपकी लाइबिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, वो आपकी वजह से क्रिएट हुई। इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आपने टोटल 50,000 कमाए, तो उसमें से जो गवर्नमेंट को देना कंपलसरी डिडक्शन जो है वो होगा केवल इनकम टैक्स, या आपके ऊपर कोई कानूनन जुर्माना अगर लगा है तो वो। तो इस प्रश्न में आपको केवल और केवल इनकम टैक्स 2,000 देना है, जो कंपलसरी गवर्नमेंट लाइबिलिटी है। इंटरेस्ट की लाइबिलिटी गवर्नमेंट की वजह से नहीं है, वो आपके कारनामों की वजह से, तो वो आपके इनकम में शामिल माना जाएगा, डिस्पोजेबल या खर्च योग्य आय में। इसलिए 48,000 होगी। तो पसंद को किस कारण से इसमें इकोनॉमी में उसको शामिल किया गया कि आपकी आवश्यकता है
उसकी तुलना में आपके संसाधन या साधन जो है वो सीमित है। तो सीमित संसाधनों से आपकी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे हो, इसके लिए आपको चूज करना, पसंद करना कि कौन सी है वो आपको नेसेसरी या आवश्यक है। आवश्यकता कौन सी है? दो चीज होगी, एक तो आवश्यकता है, नीड जो आपकी है, आवश्यकताओं की पूर्ति होना जरूरी है, जो आपकी जो शौक जो है वो नहीं हो, लेकिन आवश्यकता पहले पूर्ति होना जरूरी है। इसलिए आपको पसंद करना है कि इसमें से मेरे को कौन सा करना है। तो साधनों की आवश्यकताओं, लोगों की आवश्यकताओं की तुलना में साधन सीमित है। आप एक बार मेरे को बताइए किस तरीके से 46 होगा। निम्न में से किस क्षेत्र में उपभोक्ता की बचत की अवधारणा उपयोगी? उपभोक्ता के द्वारा बचत की जाए वो किस आधार पर, किस तरह की मतलब अवधारणा के लिए जरूरी है? तो टैक्स नीति या कर नीति या टैक्स जो नीति है उसके लिए जरूरी है कि आपको बचत की अवधारणा, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा टैक्सेशन पॉलिसी जो होती है, टैक्स पॉलिसी जो होती है या फिस्कल पॉलिसी होती है, उसी के द्वारा बचत की कितनी बढ़ानी है उसके अकॉर्डिंग टैक्सेशन में परिवर्तन किए जाते हैं। तो बचत की अवधारणा जो है वो टैक्स पॉलिसी के अंतर्गत आती है। किसमें? टैक्स पॉलिसी में। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये परिभाषा किसने दी थी? ये परिभाषा हार्टले विदर्स द्वारा दी गई थी कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। देशों के बीच तीव्र एकीकरण या अंतर संबंध कहलाता है। एक देश से दूसरे देश के बीच में एक तरह का सम्मान काम होना या एक दूसरे के बीच में व्यापार आसानी से होना, एक दूसरे के बीच में आदान प्रदान आसानी से होना, आयात निर्यात आसानी से होना, तो उस तरह की व्यवस्था को अपन क्या बोलते हैं? निजीकरण मीन्स कि जो गवर्नमेंट के द्वारा कार्य किया जा रहा है उसको पब्लिक के हाथों में सौंपना, निजीकरण। उदारीकरण मीन्स कि जो इंडस्ट्री स्टेब्लिशमेंट या कोई भी कार्य करने के लिए जो गवर्नमेंट के नियम है, गवर्नमेंट के जो लॉ है, उन लॉ में कुछ राहत देना, नियमों में कुछ राहत देना। सामाजिकरण की जो समाज के अनुसार या समाज के हित के लिए किया जाता है। और वैश्वीकरण मीन्स कि पूरी दुनिया को एक ही पटल पे लेके आना, पूरी दुनिया को एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही पटल पे लेके आने को वैश्वीकरण कहते हैं। तो देशों के बीच में तीव्र एकीकरण और अंतर संबंध जो है उसको अपन ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? ये आपके पहले भी आ गया, कृषि एवं सहायी क्रिया क्षेत्र वो अधिकतम रोजगार उपलब्ध करवाता है। भारत की 12वीं योजना, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? जो 12वीं पंचवर्षीय योजना की थीम थी वो क्या थी, या प्रमुख उद्देश्य जो था वो क्या था? तीव्र, धारणीय और अधिक समावेशी विकास या वृद्धि। तीव्र, धारणीय और अधिक समावेशी विकास या वृद्धि था वो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य था। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों से, कॉमर्शियल बैंकों से संबंधित नहीं है? कॉमर्शियल बैंकों के द्वारा जनता से डिपॉजिट स्वीकार करना, जरूरत पड़ने पर जनता को लोन देना या उनके लिए खाते खोलने की सुविधा या लॉकर सुविधा जैसी सुविधाएं प्रोवाइड करने का मुख्य कार्य वाणिज्यिक या कॉमर्शियल बैंकों के द्वारा किया जाता है। तो जमाओं को स्वीकार करना, विदेशी व्यापार को वित्त पोषित करना, साख का सर्जन करना, विदेशी विनिमय भंडारणों का प्रबंधन करना किसका कार्य है? आरबीआई का है। किसका है? आरबीआई का है। बाकी तीनों कार्य किसके हैं? कॉमर्शियल बैंकों के कार्य है तीनों। किसके? कॉमर्शियल या वाणिज्यिक बैंकों के। नीति आयोग का असंक्षिप्त रूप या फुल फॉर्म क्या है? नीति आयोग की, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। क्या है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान जो है वो नीति आयोग की फुल फॉर्म है।
एकाधिरात्मक फर्म संतुलन में होती है। एकाधिरात्मक मीन्स कि जिसमें फर्में ज्यादा नहीं है, बहुत कम फर्में होती है जो आपस में मिलकर एक दूसरे को एडजस्ट करके मार्केट पे कब्जा करने की कोशिश करती है, आपस में समझौता करके। इस तरह एकाधिरात्मक फर्म संतुलन में कब होती है? जहां पे सीमांत लागत और मूल्य तीनों इक्वल होते हैं, वहां पे एकाधिरात्मक बाजार में फर्म संतुलन की अवस्था में होती है, जहां पे आगम लागत, सीमांत आगम लागत और मूल्य जो प्राइस जो उस वस्तु की है वो तीनों जहां पे इक्विलिब्रियम होती है, वहां पे संतुलन की स्थिति में। यदि मूल्य स्तर आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में 20% से बढ़ता है तो रुपए की क्रय शक्ति क्या होगी? यहाँ पे महंगाई का समायोजन होने के बाद में उसमें मूल्य जो रुपए की क्षमता है वो कितनी बचेगी? कि अभी जो है वो 1 रुपए मूल्य है, उसमें 20% की बढ़ोतरी हो जाती है तो इनटू 100 तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी? 0.83 रुपए। कितनी रहेगी? 0.83 पैसे है। वो 20% महंगाई बढ़ने के कारण अगले पार्ट में रुपए की वैल्यू है वो रहेगी। आज 1 रुपए की वैल्यू जो है वो 20% महंगाई बढ़ने के बाद में उसी 1 रुपए की वैल्यू 83 पैसे हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 83 पैसे। राजस्थान के संदर्भ में अन्नपूर्णा भंडार क्या है? अन्नपूर्णा भंडार जो है वो राजस्थान के संदर्भ में किससे संबंधित है या इसका क्या है? तो राजस्थान में के संदर्भ में अन्नपूर्णा भंडार जो है उचित मूल्य की दुकान जो है उनको अन्नपूर्णा भंडार बोला जाता है। किसको बोला जाता है? उचित मूल्य की जो दुकान है उसको अन्नपूर्णा भंडार बोला जाता है। आर्थिक प्रगति का सही मापक क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसका एक्चुअल माप क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ का एक्चुअल माप क्या है? तो एक्चुअल माप जो है इकोनॉमिक ग्रोथ का वो है आपकी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सतत वृद्धि। और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय किसको बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट, जो एनएनपी8 फैक्टर कॉस्ट उसको बोलते हैं वास्तविक राष्ट्रीय। और इसमें जो सतत कंटिन्यूअस जो ग्रोथ रहती है, वृद्धि रहती है, उसको अपन बोल सकते हैं आर्थिक प्रगति। कि देश जो है वो आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर है, मींस कि उसकी हर साल प्रति व्यक्ति आय जो फैक्टर कॉस्ट पे है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? रूडा, रिको, राशिको, आरएफसी। रूडा राज्य में शहरी गैर कृषि क्षेत्र से संवर्धन एजेंसी नहीं है, ये ग्रामीण क्षेत्र के संवर्धन की एजेंसी। किसके? ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र जो है, ग्रामीण क्षेत्र का जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा उनके लिए डेवलपमेंट के लिए और प्रमोशंस के लिए कार्य करता है रूडो। तो ये ऑप्शन आपका युग्म सही नहीं है। रिको राज्य में औद्योगिकरण के विकास के लिए सर्व संगठन है जो आपको लैंड के साथ साथ में फाइनेंशियल सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य भी करता है। राशिको जो है लघु पैमाने के उद्योगों को विपणन में सहायता प्रदान करने वाली एजेंसी है, कि उनको मार्केटिंग में भी, जो छोटी इंडस्ट्रीज है उनको मार्केटिंग के लिए भी सहायता देती है। और आरएफसी जो है उद्योगों को 20 करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान, जो राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है वो आरएफसी वो आपको उद्योगों को 20 करोड़ तक का लोन देने का काम भी इंडस्ट्री को करती है। तो रूडो जो है वो शहरी नहीं, ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित एजेंसी है जो गैर कृषि क्षेत्र के प्रमोशनल के लिए कार्य करती है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान की 2011-12 की स्तर कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? 2023-24 के लिए स्तर कीमतों पर, किस पे? स्तर कीमतों पर कृषि क्षेत्र का योगदान, कृषि क्षेत्र का योगदान सकल राज्य मूल्य वर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? एग्रीकल्चर सेक्टर का, एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 2023-24 में स्तर कीमतों पर कितना है? 26.21%। और सेवा क्षेत्र का कितना था? 43.95। कितना था? 43.95%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? एक केंद्रीय बैंक के रूप में एक सशक्त बैंक की स्थापना करने के लिए
आरबीआई की स्थापना की गई थी। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत कब की गई थी स्थापना आरबीआई की? जो केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर सके उसके लिए आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर, किसके? हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई स्टेब्लिश किया गया था और इसका 1 जनवरी, कब? 1 जनवरी 1949 से 1949 में क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण। कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को। निम्न में से कौन सा मुद्रा पूर्ति के माप को व्यापक मुद्रा कहलाता है? आरबीआई के द्वारा मार्केट में मनी की सप्लाई में, आरबीआई के द्वारा मार्केट में मनी की सप्लाई को मापने के लिए जो M1, M2, M3 और M4 4 मेथड यूज किए जाते हैं। कितने मेथड यूज किए जाते हैं? 4 मेथड आरबीआई के द्वारा मार्केट में मनी की सप्लाई के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला है जिसको अपन क्या बोलते हैं? संकीर्ण या नैरो मनी। और दूसरा आपका जो M3 जो है उसको क्या बोला जाता है? व्यापक मुद्रा या ब्रॉड मनी। क्या बोला जाता है? व्यापक मुद्रा या ब्रॉड मनी। निम्न में से किस बैंक ने देश का प्रथम जीवन शैली व बैंकिंग सेवा प्लेटफॉर्म योनो यू ओनली नीड वन शुरू किया था, जिसमें शॉपिंग के साथ साथ में बैंकिंग फैसिलिटी भी आपको अवेलेबल है उसी एप्लीकेशन में। शॉपिंग के मतलब बैंकिंग फैसिलिटी के साथ साथ में शॉपिंग की फैसिलिटी भी आपको अवेलेबल है। आप शॉपिंग भी कर सकते हो, टिकट बुकिंग भी कर सकते हो, बैंकिंग भी कर सकते हो। वो सारी सुविधाएं एक ही एप्लीकेशन के अंदर है। यू ओनली नीड वन योनो। वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? एसबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था योनो। 2024-25 के बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्थान का प्रत्याशित राजकोषीय घाटा राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में है। जो राजकोषीय घाटा जो है वो 2024-25 में कितना रहना अनुमानित है? राजकोषीय घाटा कितना रहना? M3 को व्यापक मुद्रा बोलते हैं, M1 को नैरो मनी या संकीर्ण मुद्रा बोला जाता है। ज्यादातर यूज जो मार्केट में मनी सप्लाई के लिए आरबीआई के द्वारा M1 और M3 का ही किया जाता है। तो 2024-25 के लिए 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा कितना रहना अनुमानित है? %3.93%, 3.93% 2024-25 के अनुसार अनुमानित राजकोषीय घाटा। दिए हुए मांग वक्र है, ये आपका मांग वक्र जो है वो किस तरह का है? यहाँ पे आपकी क्वांटिटी है, यहाँ पे प्राइस है, एक्स वाई और ओ। इस तरह का मांग वक्र का मतलब क्या है? इस तरह के मांग वक्र का मतलब क्या है? तो यहाँ पे आपके जो ढाल है वो शून्य है, बिल्कुल स्ट्रेट है, और लॉच है वो अनंत है। यहाँ पे प्राइस में थोड़ा सा परिवर्तन होने पे भी डिमांड जीरो या डिमांड बहुत हाई, कि प्राइस थोड़ी सी बढ़ते ही डिमांड जीरो, थोड़ी सी कम होते ही डिमांड एकदम से बढ़ जाने की स्थिति, उसको बोलते हैं आपकी लोच अनंत है, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है शून्य ढाल के अनुसार। बेलोचदार मांग, पूर्णतया लोचदार मांग। राजस्थान में मार्च 2024 तक ऊर्जा की अधिवासित क्षमता कितनी थी? कितनी कैपेसिटी मार्च 2024 तक थी? ऊर्जा की अधिवासित क्षमता मार्च 2024 तक कितनी थी? 24,783.64 मेगावाट मार्च 2024 तक अधिवासित कैपेसिटी थी।
किसी देश की औसत आय एवरेज इनकम कहलाती है। किसी भी देश की जो औसत आय या एवरेज इनकम है वो क्या कहलाती है? एवरेज इनकम या औसत आय। तो औसत आय या एवरेज इनकम मीन्स कि प्रति व्यक्ति आय। एवरेज इनकम भी होगी क्योंकि टोटल आय में आप जनसंख्या का भाग देने के बाद में आपकी प्रति व्यक्ति आय आती है। तो प्रति व्यक्ति आय या औसत आय एक ही चीज होती है। मुद्रास्फीति के लिए समायोजित राष्ट्रीय आय के मूल्य को कहा जाता है। जब राष्ट्रीय आय में से इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट कर लिया जाता है, महंगाई को समायोजित कर लिया जाता है, मीन्स कि बाजार कीमत की बजाय आपको प्रचलित कीमतों की बजाय स्थिर कीमतों पे जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उस राष्ट्रीय आय को क्या कहा जाता है? वास्तविक राष्ट्रीय आय। क्या कहा जाता है? वास्तविक राष्ट्रीय आय। और जब इसी राष्ट्रीय आय को बाजार कीमत पर अगर कैलकुलेट किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? मौद्रिक आय। क्या कहा जाता है? मौद्रिक राष्ट्रीय आय या मौद्रिक आय। और जब उसी को आप स्थिर कीमतों पे कैलकुलेट करते हो या महंगाई का समायोजन कर लेते हो तो वो आपकी वास्तविक राष्ट्रीय आय होगी। उत्पादन बिंदु पर एनएनपी का मान होता है, मीन्स कि जहां पे प्रोडक्शन किया जाता है और प्रोडक्शन किया जाता है उसमें वहां पे उसमें टैक्सेशन इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि टैक्सेशन कब होगा? जब फैक्ट्री से बाहर निकलेगी कोई वस्तु तब। तो उत्पादन बिंदु पे जो होती है वो लागत, कारक लागत पर एनएनपी होती है। क्या होती है? कारक फैक्टर कॉस्ट पे एनएनपी एट प्रोडक्शन पॉइंट, क्योंकि प्रोडक्शन के टाइम पे टैक्स नहीं लगेगा, प्रोडक्शन होने के बाद में जब वस्तु बाहर निकलेगी इंडस्ट्री से उस समय उस पे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं। तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते ही वो क्या हो जाएगी? बाजार मूल्य को। जब तक टैक्सेशन नहीं लगेगा तब तक वो फैक्टर कॉस्ट पे एनएनपी। जब मूल्य ह्रास को जेएनपी से घटाया जाता है तो शुद्ध मूल्य होगा। जब जीएनपी में से ये यहाँ पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जब मूल्य ह्रास को जीएनपी में से अगर घटाते हैं, जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को अगर माइनस किया जाता है तो आपका क्या होगा? एनएनपी। तो ये आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? एनएनपी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही कथनों की पहचान करें। दो सेंटेंस दिए गए, दोनों सेंटेंस में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है? दोनों सेंटेंस में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है? तो जीएनपी की गणना करते समय किसी देश में विदेशियों द्वारा उत्पन्न आय को ध्यान में रखा जाता है। देखिए जीएनपी की अगर आप गणना कर रहे हो तो, और किस जीएनपी की गणना करते समय देश के नागरिकों द्वारा उत्पन्न आय को ध्यान में रखा जाता है। देखिए देश के निवासियों द्वारा उत्पन्न आय को, देश के अंदर विदेशियों द्वारा उत्पन्न आय को जीएनपी में से माइनस किया जाता है और देश के निवासियों द्वारा विदेश में कमाई गई आय को प्लस किया जाता है, जिसको बोलते हैं अपन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। मीन्स कि अपने यहाँ पे कमाई गई आय को विदेशियों द्वारा माइनस करके जो अपने लोगों ने वहां से कमाई उसको प्लस करना है, तो आपका जीएनपी की वैल्यू आएगी। तो इसमें दोनों को ही ध्यान में रखकर जीएनपी की गणना की जाती है। दोनों को ही ध्यान में रखकर जीएनपी की गणना की जाती है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या रहेगी? किसी भी वस्तु की अगर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्या है? किसी भी वस्तु की अगर कुल उपयोगिता अधिकतम होगी तो उसकी सीमांत उपयोगिता क्या होगी? शून्य होगी। उसके बाद में फिर भी उस वस्तु का अगर इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने के कारण कुल उपयोगिता भी कम होती जाएगी। जब मांग पूरी तरह से बेलोसदार हो, जहां पे प्राइस में परिवर्तन का किसी भी वस्तु की डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वहां पे कीमत वृद्धि के परिणाम क्या होगा? उसकी टोटल जो रेवेन्यू है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि प्राइस उसकी बढ़ने से उसकी मांग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मांग उतनी ही रहनी है। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी उसका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा, उसका मार्जिन जो है वो बढ़ता जाएगा। यदि मांग एकात्मक लोसदार है, मतलब इकाई के बराबर, जितना प्राइस में परिवर्तन हो रहा है उतना ही अगर वस्तु की मात्रा में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसको बोलते हैं एकात्मक या इकाई के बराबर लोच।
तो जब यदि मांग एकात्मक लोचदार है तो कीमत में 25% की वृद्धि का परिणाम क्या होगा? अगर इकाई लोच, जो मांग की लोच जो है वो इकाई के बराबर है या एकात्मक है, उस स्थिति में अगर किसी वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो उसके कारण उसकी मांग की मात्रा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मांगी गई मात्रा में 25% की कमी आ जाएगी। जितनी प्राइस बढ़ेगी उतनी उसकी मात्रा कम होती जाएगी। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो तो कुल उपयोगिता में क्या होगा? जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती जाती है तो कुल उपयोगिता क्या रहती है? घटती रहती है, कम होती जाएगी। जितनी सीमांत उपयोगिता नेगेटिव रहेगी उतनी आपकी जो है कुल उपयोगिता कम होती जाएगी। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार जब एक वस्तु का मीन्स की जब ह्रासमान मीन्स की किसी एक वस्तु को अगर रेगुलर आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते जाते हैं तो उससे जो अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता वो कम होती जाती है, जिसको ह्रासमान दर अपन बोलते हैं। तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार जब एक वस्तु का अधिकतम मात्रा में उपयोग किया जाता है तब प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होती है? हर एक इकाई से अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होती जाती है? गिरने लगती है, कम होने लग जाती है। जैसे जैसे इस्तेमाल करते जाएंगे किसी वस्तु का वैसे वैसे उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपकी कम होती जाएगी हर एक अतिरिक्त इकाई के बाद में। और एक स्तर ऐसा आएगा जहां पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो माइनस या नेगेटिव में आ जाएगी। तो आपको किसी भी वस्तु का इस्तेमाल कब तक करना है? जब तक उसकी मार्जिनल यूटिलिटी शून्य आती है तब तक। उसके बाद में उस वस्तु का आप उपभोग बंद कर दीजिए। उस व्यक्ति अथवा संस्था को बैंक कहते हैं जिसका प्रमुख कार्य क्या है? मुद्रा तथा साख में व्यवहार करने का जो कार्य जिस इंस्टीट्यूट या व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो उस व्यक्ति या इंस्टीट्यूट को अपन क्या बोलेंगे? बैंक। जो करेंसी और क्रेडिट पॉलिसी पे काम करने या क्रेडिट लेने देने का कार्य या साख में मुद्रा में जो कार्य करती कोई भी इंस्टीट्यूट या संस्था तो उसको अपन क्या बोलेंगे? मुद्रा तथा साख में व्यवहार करने वाले इंस्टीट्यूट को बैंक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बैंक। बैंक द्वारा कौन सी सुविधा प्रदान नहीं की जाती? निम्न सुविधाओं में से बैंक के द्वारा कौन सी सुविधा प्रदान नहीं की जाती? बैंक के द्वारा लॉकर दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। परिवहन की सुविधा बैंक के द्वारा नहीं दी जाती है। चेक और ड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है। व्यापारिक सूचना और आंकड़े एकत्रित करके प्रसारित भी करने का कार्य बैंकों के द्वारा किया जाता है। तो परिवहन की सुविधा जो है वो बैंक के द्वारा नहीं दी जाती है। व्यापारिक बैंक का एक प्रमुख कार्य कौन सा है? व्यापारिक बैंक और सेंट्रल बैंक दोनों के कार्य अलग अलग होते हैं। सेंट्रल बैंक का कार्य होता है व्यापारिक बैंकों को मॉनिटर करना, साथ साथ में मार्केट में क्रेडिट की सप्लाई को और करेंसी की सप्लाई को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। और व्यापारिक बैंकों का कार्य मार्केट में क्रेडिट की सप्लाई, क्रेडिट देना और उसके साथ साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई लॉ के आधार पे काम करना या उसको सहयोग करना। तो साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा। नोट निर्गमन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा। अल्पकालीन ऋण किसके द्वारा दिया जाता है? बैंकों के द्वारा। और विदेशी विनिमय का नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई। ये तीन कार्य आरबीआई के। और बैंकों का कौन सा? व्यापारिक बैंकों का अल्पकालीन या लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म लोन देने का कार्य वो बैंकों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आपका कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? सेंट्रल बैंक का। और अपने यहाँ पे सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई का। निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? कौन सा कार्य है जो आरबीआई के द्वारा नहीं किया जाता है? नोट निर्गमन का एकाधिकार किसके? नोट निर्गमन अपने यहाँ पे किसके द्वारा किए जाते हैं? 1 रुपए का नोट व सिक्के को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के नोट्स किसके द्वारा इशू किए जाते हैं? आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा किए जाते हैं? आरबीआई के द्वारा। 1 रुपए का नोट व सिक्के भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं, जिनको वितरण का कार्य आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा किया जाता है। लेकिन
भारत सरकार के द्वारा इशू किए जाते हैं। बट 1 रुपए से ऊपर के जितने भी प्रकार की करेंसी है वो सारी की सारी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। व्यापारिक बैंकों के नगद कोषों का संरक्षण आरबीआई के द्वारा किया जाता है और अंतिम ऋणदाता का कार्य भी आरबीआई का कि जब कहीं से भी बैंकों को कुछ भी लोन पैसा नहीं मिल रहा है तो अंतिम ऋणदाता के तौर पे सरकार या बैंक है वो आरबीआई से लोन ले सकती है। साख निर्माण का कार्य कौन करता है? बैंक करती है। कौन करता है? बैंक करती है। और साख को नियंत्रित करने का कार्य आरबीआई के द्वारा किया जाता है। साख का निर्माण बैंकें करती है लेकिन उसको कंट्रोल करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा। तो साख निर्माण का कार्य आरबीआई के द्वारा नहीं करके बैंकों के द्वारा किया जाता है। भारत में बैंक दर नीति खुले बाजार की नीति परस्पर है। बैंक दर नीति मींस कि आरबीआई के द्वारा बैंकों के बिलों की पुनः कटौती जब की जाती है उसको बैंक दर बोलते हैं, जिसको कटौती दर भी बोला जाता है, डिस्काउंट रेट या बटा दर भी बोलते हैं। मींस कि बैंकों के द्वारा अगर किसी बिल के अगेंस्ट में एडवांस दिया गया या लोन दिया गया, किसी व्यापारी ने कोई बिल लिखा और उस बिल के अगेंस्ट में बैंकों ने उसको लोन दिया और अगर बैंकों को आवश्यकता पड़ी तो उसी बिल को आरबीआई को गिरवी रखकर वो बैंकें लोन ले लेती, जिसको बोलते हैं अपन बैंक दर या बटा दर या कटौती दर। तीनों नाम उसी के ही है। तो बैंक दर और खुले बाजार ओपन मार्केट ऑपरेशन मींस कि आरबीआई के द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है, उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसमें मुख्य तौर पे ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं जो गवर्नमेंट के शॉर्ट टर्म फंडिंग का जरिया एक है। शॉर्ट टर्म फंडिंग अगर बैंकों को अगर गवर्नमेंट को लेनी है मार्केट से तो वो ट्रेजरी बिल को सेल करते हैं, जिसमें नॉर्मली स्पेशली 91 डेज 182 डेज के और 364 डेज के जो मार्केट में चलन में है, मैक्सिमम अवधि 1 साल से कम की रहती है। तो ट्रेजरी बिल्स को खरीदने और बेचने का कार्य करने का जो प्रोसेस है उसको ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। और बैंकों के द्वारा जिस रेट पे आरबीआई से अपने बिलों की कटौती करवाई जाती है उसको बैंक रेट बोलते हैं। तो वो दोनों आपस में क्या है? आपस में पूरक नीतियां हैं, जिसे मार्केट में मनी और क्रेडिट की सप्लाई को बैंक आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। क्या किया जाता है? पूरक है, जो एक दूसरे को सहयोग करते हुए मार्केट में मनी व क्रेडिट की सप्लाई को कंट्रोल करना है। वर्ष 2023-24 में राज्य में कृषि एवं कृषि संबंध क्षेत्र में किसका योगदान सर्वाधिक था प्रचलित कीमतों पर? सबसे ज्यादा योगदान एग्रीकल्चर सेक्टर के किस सब सेक्टर का सबसे ज्यादा था प्रचलित कीमतों पर? 2023-24 के बजट के अनुसार, आर्थिक समीक्षा के अनुसार कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्र में किस सब सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा था? तो सबसे ज्यादा योगदान किसका था? पशुधन का था। किसका था? पशुधन का था। 48.58% एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा योगदान पशुधन का था। किसका था? पशुधन का। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान की वर्ष 2023-24 में प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? 2023-24 की सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी थी? किसके आधार पे? प्रचलित कीमतों या करंट प्राइस के आधार पे। किसके आधार पे? प्रचलित कीमतों या करंट प्राइस के आधार पे कितनी थी वृद्धि दर? 12.56% वृद्धि दर थी प्रचलित कीमतों पे। किस पे? प्रचलित कीमतों पे। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। इसके साथ साथ में अगर आपको हिंदी से संबंधित अगर कोई भी पुस्तक है तो आप यहाँ से पुस्तक और कोर्सेज जो भी है वो मैया पाठशाला पे आपको अवेलेबल मिल जाएगी। ये हिंदी की स्पेशल पुस्तकें हैं जो हिंदी व्याकरण माला, हिंदी प्रश्नमाला, काव्य शास्त्रीय सिद्धांत एवं समीक्षा और हिंदी साहित्य, ये ज्ञान विज्ञान की प्रकाशन की बुक्स है जो आपको कहीं पे भी हर जगह राजस्थान में अवेलेबल मिल जाएगी। साथ साथ में अमेजोन से भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। मैया सर के द्वारा स्पेशली लिखी गई ये पुस्तकें हैं जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो हिंदी से संबंधित है उनमें उपयोगी साबित होगी। इसके अलावा आपको मैया पाठशाला पे हिंदी के कोर्सेज भी आपको अलग अलग मिल जाएंगे, हिंदी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, और साथ साथ में यूजीसी नेट एवं
कॉलेज लेक्चरर के, प्रोफेसर के, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के, वो कोर्स भी आपको मैया पाठशाला पे अवेलेबल है। उसके साथ साथ में इकोनॉमी का और सेकंड ग्रेड एसएसटी के कोर्सेज भी आपको मैया पाठशाला पे अवेलेबल हो। थैंक यू।